तो मेरा नाम है जैदव और आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं लारावेल 8 प्लस व्यू 3 के बारे में। तो जो व्यू 3 है उसके अंदर हम लॉगिन सिस्टम हम क्रिएट करने वाले हैं, यानी कि कैसे यूजर लॉगिन हो सकता है, टोकन बेस्ड लॉगिन। और जो टोकन होगा वो हमारा जनरेट होगा बैकएंड में, यानी कि लारावेल के अंदर। ठीक है, तो टोकन के लिए हम JWT हम यूज़ करने वाले हैं। तो JWT टोकन वगैरह यूज़ होगा यहाँ पर, बैकएंड से जनरेट होगा और वो फ्रंट एंड में Vue.js के अंदर आपको मिलेगा। ठीक है, तो सबसे पहले आपको प्रोजेक्ट क्रिएट करना है लारावेल के अंदर और फिर उसके बाद आपको npm इंस्टॉल कर लेना है। जैसे ही npm आपका इंस्टॉल हो जाता है उसके बाद आपको क्या करना है कि आपको व्यू 3 आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा लारावेल के अंदर। तो व्यू 3 को इंस्टॉल करने के लिए आपको लारावेल के अंदर एक कमांड रन करनी पड़ेगी जो कि है npm इंस्टॉल व्यू एट नेक्स्ट और व्यू लोडर एट नेक्स्ट। इन दोनों कमांड को रन करने के बाद आपको क्या करना है कि अपने प्रोजेक्ट को किसी टेक्स्ट एडिटर में आपको ओपन करना है और webpack.mix.js के अंदर यहाँ पर आपको व्यू ऐसे करके ऐड कर देना है। ठीक है, उसके बाद आपको रिसोर्सेस में जाना है और रिसोर्सेस के अंदर आपको JS नाम का एक फोल्डर मिलेगा और वहाँ पर आपको app.js मिलेगा। यहाँ पर आपको क्रिएट ऐप आपको इंपोर्ट करना है व्यू से। ठीक है, और एक फ़ाइल क्रिएट करनी है जिसका नाम रहेगा app.view करके, जो कि आपकी मेन फाइल होगी। उसके बाद आपको इंस्टेंस बना लेना है जो आपका व्यू 2 का है, जो हमारा व्यू 3 के अंदर है, जो कि क्रिएट ऐप है। उसके बाद रूट हमें पास कर देना है और वहाँ से आपको माउंट कर देना है। और माउंट करने का मतलब जो ऐप है वो हमारी ID है। उसके बाद यहाँ पर app.view जो हमारी फाइल है वो हमने यहाँ पे क्रिएट करना है और यहाँ पर मैं फ़िलहाल के लिए यहाँ पर लारावेल व्यू 3 ऑथ मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, जिससे कि हमें पता चल सके कि जो हमारा व्यू 3 है वो लारावेल 8 के साथ में वर्किंग कर रहा है, यानी कि सक्सेसफुली कंपाइल हो रहा है यहाँ पर। उसके बाद आपको जो ब्लेड फाइल है उसके अंदर थोड़े चेंजेस करने रहेंगे, यानी कि जो CSS है वो हमें ऐड करनी रहेगी। CSS ऐड करने के बाद आपको क्या करना है कि यहाँ पर ID पास कर देना। तो ID जो हमारी पास है वो हमें माउंट करते टाइम जो हमने व्यू के अंदर डाली थी वही है ये। उसके बाद आपको क्या करना है कि अपने फोल्डर के अंदर जाना है जहाँ पे प्रोजेक्ट है और वहाँ पे npm रन वॉच कर देना है। npm रन वॉच करने से क्या होगा कि वो जो CSS और जो JS है वो आपकी कंपाइल हो जाएगी। आप यहाँ पर देख पाएंगे CSS एंड JS। और उसके बाद आपको क्या करना है कि PHP आर्टिजन सर्व कर लेते हैं, जिससे कि हम देख सकें अपने ब्राउज़र पे कि कैसा चल रहा है सब कुछ। तो यहाँ पर आपको दिख गया सब कुछ और यहाँ पर हमें क्या करना है कि CDN ऐड कर लेनी है बूटस्ट्रैप की, जो कि मैंने ऑलरेडी यहाँ पे ऐड कर दी है। अब वहाँ पर CDN ऐड कर लीजिएगा और यहाँ पर अब हम एक लॉगिन फॉर्म क्रिएट करेंगे जो कि बूटस्ट्रैप के अंदर होगा। ठीक है, तो लॉगिन फॉर्म के अंदर आपको जो जो चीज़ें ज़रूरत होती हैं, जैसे कि आपको ईमेल की ज़रूरत पड़ती है, पासवर्ड की ज़रूरत पड़ती है और एक बटन की ज़रूरत पड़ती है जिससे कि आप सबमिट कर सको फॉर्म को। तो ये सभी जो HTML है वो हमने यहाँ पे लिख दिया है और अब मैं इसको करता हूँ रिफ्रेश और यहाँ पर आप देखेंगे कि आपको ईमेल एंड पासवर्ड आपको फील्ड मिल गई है। ठीक है, ये दोनों होने के बाद उसके बाद आपको क्या करना है कि अपने बॉटम में जो टेम्पलेट है उसके अंदर यहाँ पे आपको सेटअप मेथड आपको यहाँ पे लिखना है। सेटअप इसलिए क्योंकि व्यू 3 के अंदर आपको ऐसे ही आपको लिखना रहेगा। यहाँ पर आपने एक रिएक्टिव टाइप का एक फॉर्म बनाया है जिसके अंदर आपने ईमेल और पासवर्ड पास कर दिया है। ठीक है, तो जो रिएक्टिव है वो व्यू 3 के अंदर आया है आपका नया, और ये क्या काम करता है कि ये एक ऑब्जेक्ट टाइप का एक वेरिएबल बनाता है जो कि रिएक्टिव रहता है। ठीक है, जैसे कि आप वी मॉडल आपने यूज़ किया होगा उसके अंदर व्यू 2 के अंदर, तो उसके अंदर हम क्या करते हैं कि डेटा के अंदर जो भी चीज़ें होती है वो हम वहाँ पे पास कर देते हैं। ऐसे ही सेम हमारा यहाँ पर रिएक्टिव है, यहाँ से हम उसको रिटर्न कर देंगे और यहाँ पर अब हम वी मॉडल अब हम उसको एक्सेस कर पाएंगे जो हमारा वेरिएबल है फॉर्म का। तो form.email हो गया और एक form.password, क्योंकि हमने दो चीज़ें बनाई थी और वो दोनों चीज़ें हमारी यहाँ पर है। तो form.email और form.password हमने दोनों मॉडल के इनपुट्स के साथ में हमने लगा दिए हैं। और यहाँ पर जैसे ही वो फॉर्म को सबमिट करता है तो हमें क्या मेथड हिट करना है जो कि है लॉगिन वाला। तो हमें लॉगिन मेथड हमें क्रिएट करना रहेगा। तो व्यू 3 के अंदर आपको जो मेथड वगैरह वो सब आप सेटअप मेथड के अंदर ही आपको सिर्फ एक ही जगह पे आपको लिखना रहेगा। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि मैं यहाँ पे एरो फंक्शन बना रहा हूँ जो कि लॉगिन का है। और उसके बाद क्या करना है कि यहाँ पे जो फॉर्म है वो हमें क्या करना रहेगा कि मैं यहाँ पे कंसोल कर लेता हूँ। ठीक है, ताकि हमें पता चल सके कि जो हमारा लॉगिन फॉर्म है उसके अंदर जो डेटा आ रहा है उसके अंदर हम सही मतलब करेक्ट डेटा हम पास कर रहे हैं। तो मैं इसको करता हूँ रिफ्रेश और यहाँ पर मैं इंस्पेक्ट एलिमेंट कर लेता हूँ और कंसोल अपना ओपन कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे जो डेटा है प्रीफिल्ड का वो हम देखते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पे डेटा हमें मिल रहा है फॉर्म का। अब हमें क्या करना रहेगा कि ये जो डेटा है वो हमें अपने बैकएंड की तरफ भेजना रहेगा, यानी कि सर्वर के पास। तो सर्वर के लिए आपको यहाँ पे मैं दिखा दूँ, जो हमने JWT है वो हमने ऑलरेडी यहाँ पे बना रखा है। बट यहाँ पर टेस्टिंग के लिए हम सबसे पहले एक जो सीडर क्रिएट कर लेते हैं जिससे कि हम टेस्ट कर पाएँ कि यूज़र लॉगिन हो पा रहा है या नहीं हो पा रहा है।
तो जो हमने यूजर सीडर हमने क्रिएट किया हुआ है वो यहाँ पर रहेगा और यहाँ पे हमें एक टेस्टिंग डेटा हमें क्रिएट करना रहेगा। तो यहाँ पे नेम, ईमेल एंड पासवर्ड आप पास कर दीजिए जो कि टेस्टिंग के लिए है सिर्फ। और यहाँ पर आप इंपोर्ट कर लीजिए उस चीज़ को, जो हमारा यूज़र मॉडल है उस चीज़ को मैंने यहाँ पे इंपोर्ट कर लिया। तो ऐप मॉडल्स एंड यूज़र है और अब इसको डेटा बेस जो हमारी सीडर है उसके अंदर हमें कॉल करना रहेगा। तो उसके लिए आपको लिखना है दिस कॉल और यहाँ पे क्लास का नाम जो हमारा है यूजर सीडर करके, ठीक है, और कॉलम यहाँ पे आप क्लास पास कर दीजिए, ठीक है। और अब हम इसे सीड कर पाएंगे तो उस चीज़ के लिए आपको लिखना है PHP आर्टिजन माइग्रेट और आपको सीड भी आपको पास करना पड़ेगा जो कि फ्लैग है, जिससे कि वो सीड हो सके। आप इसको दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं बट फिलहाल के लिए मैंने ऐसे कर दिया है और मैं इसको वापस से सर्वर को ऑन कर देता हूँ। तो यहाँ पे जो हमें डेटा है वो तो हमें मिल गया टेस्टिंग डेटा, बट आगे हम देख लेते हैं कि हमें मॉडल के अंदर क्या क्या चेंजेस किए हैं। तो ये आप JWT की वेबसाइट पर जाएंगे तो वो आपको बता देंगे कि आपको कैसे कैसे JWT आपको सेटअप करना है लारावेल के अंदर। वो आप यहाँ पे टोकन वगैरह सब कुछ यहाँ पे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। और यहाँ पे एक कंट्रोलर है जहाँ से लॉगिन हो रहा है, आप देख पाएंगे यहाँ पर, और JWT का है। और यहाँ से आपको क्रिएट टोकन वगैरह एक जो फंक्शन जो हम कॉल कर रहे हैं, यहाँ पर रजिस्टर का भी मेथड है। और यहाँ पे आप देखें कि यहाँ पे नया टोकन है और यहाँ से यूज़र की डिटेल है और यहाँ से रिफ़्रेश कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ से टोकन वगैरह सब कुछ जनरेट हो जाएगा और ये जनरेट होने के बाद आपको राउट्स में मिलेगा जो कि होगा API.php के अंदर। और यहाँ पे आप देखेंगे कि एक जो मिडिलवेयर रन कर रहे हैं जो है JWT वेरीफाई करके। तो ये जो मिडिलवेयर है आपको मिडिलवेयर फंक्शन में मेथड में आपको फोल्डर में मिलेगा। तो JWT आपको देखना है तो ये मैं आपको दिखाता हूँ। मिडिलवेयर फोल्डर के अंदर आप जाएंगे तो यहाँ पे JWT मिडिलवेयर है और यहाँ पे ये वैलिडेट कर रहा है कि जो टोकन है वो वैलिड है। और साथ में kernel.php के अंदर आप देखेंगे कि तो यहाँ पे मैंने मिडिलवेयर को रजिस्टर कर रखा है, ठीक है। तो ये हुआ हमारे API की बातचीत कि हमारा API के अंदर क्या है लॉगिन के अंदर। आप बैकएंड के अंदर आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं, JWT आप यूज़ कीजिए, पासपोर्ट आप यूज़ कीजिए, ठीक है। अब हमें यहाँ पे क्या होगा कि एक Axios से कॉल करनी रहेगी उस API तक पहुँचने के लिए। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं कि पोस्ट रिक्वेस्ट करते हैं API लॉगिन करके, ठीक है। लॉगिन मेथड हम हिट करेंगे और यहाँ से फॉर्म को हम पास कर देंगे, ठीक है। तो पोस्ट रिक्वेस्ट है और इसका जो रिस्पांस आएगा वहाँ से API का, उसको हम एक वेरिएबल में स्टोर कर लेते हैं और उसको कंसोल कर लेते हैं, ठीक है, फिलहाल के लिए। अब इसको रिफ़्रेश करते हैं और वापस से हम इसको हिट करते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पे डेटा आ रहा है और साथ में यहाँ पे आप देखेंगे एक्सेस टोकन आपको मिल रहा है और यूज़र की आपको डिटेल भी मिल रही है जो हमने सीड किया हुआ था, ठीक है। तो मेनली हमने क्या किया कि अभी यूज़र के पास अब जो टोकन आ गया है, लेकिन अब उस टोकन को हमें क्या करना है कि हमें रखना है। तो या तो आप लोकल स्टोरेज में रखिए या फिर आप कुकीज़ के अंदर रखिए। तो मैं यहाँ पे एक व्यू कुकीज़ नाम का एक जो है पैकेज है उसको मैं यूज़ करता हूँ इसमें, क्योंकि मैंने अपनी पिछली वीडियो में हमने यूज़ कर रखा है लोकल स्टोरेज। तो इसके अंदर हम उसको यूज़ करते हैं और यहाँ पर हम उसे इंपोर्ट करेंगे अपने फाइल के अंदर। तो ये होगा आपका व्यू कुकी और फिर उसको ऐप के साथ में उसको बाइंड करना रहेगा, सॉरी। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे कि app.use और इसको व्यू कुकी हमने पास कर दिया है। ये जो हमारा पैकेज है ये Vue3 के साथ में कंपैटिबल नहीं है। तो इसको कंपैटिबल बनाने के लिए यहाँ पे एक छोटा सा चेंजेस करना रहेगा। तो उसके लिए आपको viewcookie.js आपको फाइल सर्च करनी रहेगी जो आपको नोड मॉड्यूल में मिलेगी, ठीक है। और उसके अंदर जो ये इंस्टॉल मेथड है यहाँ पर आपको थोड़ा चेंजेस करने रहेंगे, ठीक है। इससे रिलेटेड मैं आपको एक लिंक दे दूंगा जो कि होगा स्टैक ओवरफ्लो का, आप वहाँ पर जाके थोड़ा पढ़ सकते हैं इसके बारे में, ठीक है। आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और यहाँ पर उस चेंजेस के बारे में आप जो ट्रैक कर पाएंगे कि ये चेंजेस क्या हैं और मतलब क्यों ज़रूरी हैं। ये Vue3 के थोड़े चेंजेस की वजह से हुए थे, जिसके अंदर view.prototype आप यूज़ नहीं कर पाएंगे। उसकी जगह पे आपको view.config.global properties करके है, उसको आप एक्सेस कर पाएंगे। तो इसलिए हमने यहाँ पे लगा दिया कि यदि ऐसा हो तो आपको Vue3 के जो चीज़ें हैं उसको आपको यूज़ करना है। यहाँ पे हम एक ग्लोबल वेरिएबल बना लेते हैं जिसके थ्रू हम एक्सेस कर पाएंगे इसे अपने किसी भी टेम्पलेट के अंदर। तो आपको ग्लोबल वेरिएबल बनाने के लिए आपको लिखना है कि app.provide cookies करके और उसका नाम पास कर देना है, ठीक है। इसको हम वापस से अब हम npm रन वॉच करेंगे, ठीक है। अब ये वापस से सक्सेसफुली कंपाइल हो चुका है, यानी कि कोई एरर तो नहीं आई है। यहाँ पर रिफ्रेश करते हैं और यहाँ पर भी देखते हैं कोई एरर नहीं आई है। इट मीन्स कि हमने सक्सेसफुली वहाँ पे कोड को इंजेक्ट कर लिया है। अब हमें क्या करना है कि इसको, ये जो वेरिएबल है कुकी नाम का, उसको हमें यहाँ पे एक्सेस करना रहेगा। तो एक्सेस करने के लिए आपको एक जो वेरिएबल बनाना है कुकी नाम का और उसके अंदर आपको इंजेक्ट कुकीज़ के थ्रू आपको एक्सेस करना है। तो जो इंजेक्ट है वो हमें क्या करना है कि व्यू से हमें इंपोर्ट करना रहेगा, ठीक है।
तो अब ये जो कुकी है उसको आप यूज़ कर पाएंगे अपने इस टेम्पलेट के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं कि सबसे पहले चेक कर लेते हैं कि जो रिस्पॉन्स है और जो डेटा है उसके अंदर एक्सेस टोकन है या नहीं है। यदि टोकन है तो आप उसको सेट कर दीजिए एक्सेस टोकन नाम के की के साथ में, और इसकी वैल्यू आप यहाँ पे डाल सकते हैं कि जो टोकन है वो हमारा इसके साथ में ऐड हो जाए। यहाँ पे मैं इसको कंसोल करके आपको दिखाता हूँ कि एक्सेस टोकन इसके साथ में गेट हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो हम इसको करते हैं रिफ्रेश और यहाँ पे वापस से इसको लॉगिन करते हैं। तो अब आप देखेंगे यहाँ पे टोकन आ रहा है। इट मीन्स कि हमने टोकन को सक्सेसफुली हमने वहाँ पे ऐड कर दिया है। तो अब ये जो यूज़र का जो लॉग्ड इन टोकन है, एक्सेस टोकन है, वो हमारा यहाँ पर सेट हो चुका है व्यू कुकीज़ के साथ में, यानी कि आपकी कुकीज़ के अंदर। अभी हमें क्या करना रहेगा कि हमें चेक करना रहेगा कि यूज़र ऑथेंटिकेट है या नहीं है। तो उस चीज़ के लिए हमने एक इज़ ऑथेंटिकेटेड एक जो वेरिएबल बना लिया है, ठीक है। इसको हमें जो रेफ है उसको हमें एक्सेस करना रहेगा यहाँ ऊपर व्यू के साथ में, और ये जो इज़ ऑथेंटिकेटेड है इसकी वैल्यू हमें यहाँ पर ट्रू करनी रहेगी, ठीक है। कि जैसे ही यूज़र लॉग्ड इन हो जाता है तो हम उसको बता सकें प्रोजेक्ट के अंदर कि भाई यूज़र लॉग्ड इन हो चुका है, और यहाँ से हमें रिटर्न भी करना रहेगा ताकि हम उसे टेम्पलेट में यूज़ कर पाएँ, ठीक है। यहाँ पर तो हम यहाँ पे एक इफ़ कंडीशन लगा देते हैं कि वी इफ़ अगर यूज़र अगर ऑथेंटिकेटेड है, अगर नहीं है तो उस केस में आपको क्या करना है कि फॉर्म दिखाना है, और यदि ऑथेंटिकेटेड है तो उस केस में आपको डैशबोर्ड उसका दिखा देना है, ठीक है। तो ये दो हमारा हो गया, और अब हम करते हैं इसको लॉगिन। तो अब आप देखेंगे यहाँ पे डैशबोर्ड आ रहा है, सब कुछ परफेक्टली चल रहा है। बट अगर मैं इसको रिफ़्रेश करता हूँ तो ये वापस से लॉगिन दिखा रहा है, और ऐसा इसलिए है क्योंकि हमने ऑन माउंट पे हमने कुछ चेक नहीं किया कि उसके अंदर कुछ डेटा है या नहीं है। तो एक लाइफ साइकिल हुक है जो ऑन माउंटेड है। तो हम ऑन माउंटेड यानी कि जैसी टेम्पलेट लोड होता है हम जो सबसे पहले चेक करें कि यूज़र के पास टोकन है या नहीं है, ठीक है। तो चेक लॉगिन नाम का हम एक फंक्शन बना लेते हैं यहाँ पे, तो जो कि होगा चेक लॉगिन, और यहाँ पे वो जो चेक करेगा कि क्या कुकीज़ के अंदर टोकन है या नहीं है, और यदि टोकन है तो उसको ट्रू कर दो, अदरवाइज उसको फॉल्स कर दो। अपने ब्राउज़र पे चलते हैं और वहाँ पर हम इसको रिफ़्रेश करते हैं, ठीक है। और अब आप देखेंगे कि यहाँ पे डैशबोर्ड ही आ रहा है, यहाँ पे कुछ और नहीं आ रहा है। तो अभी हमें क्या करना रहेगा कि हमें यहाँ पर एक बटन बनाना रहेगा जो कि लॉग आउट का होगा। तो अब हम यहाँ पे बनाते हैं एक जो बटन जिससे कि लॉग आउट मेथड हिट करेगा, और यहाँ पर हम एक एरो फंक्शन बना लेते हैं जो कि होगा लॉग आउट का, ठीक है। तब हम यहाँ पे लिखते हैं कॉन्स्ट लॉग आउट, और यहाँ पे एक एरो फंक्शन बनाते हैं और उसके अंदर हम चेक करते हैं कि क्या एक्सेस टोकन ऑलरेडी सेट है या नहीं है। यदि ऑलरेडी सेट है तो हम उसको क्या करेंगे, उसको ब्लैंक कर देंगे, ठीक है। आप यहाँ पर रिमूव भी आप यूज़ कर सकते हैं। यदि आप पैकेज के आप वेबसाइट पर जाएंगे तो वहाँ पर आप देखेंगे कि वहाँ पर रिमूव का भी है। यहाँ से हम इसको रिटर्न कर देते हैं फिलहाल के लिए, और यहाँ पर तभी आप उसको टेम्पलेट के अंदर आप उसको यूज़ कर पाएंगे। वापस हम इसको रिफ्रेश करते हैं, यहाँ पे आपको लॉग आउट का बटन मिल गया है, हम इसको क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ पे कुछ हुआ नहीं, कुछ इवेंट नहीं हुआ। और ऐसा इसलिए नहीं हुआ क्योंकि हमें यहाँ से इज ऑथेंटिकेटेड की जो वैल्यू है वो अभी भी ट्रू है, उसको हमें फॉल्स करना रहेगा कि जैसे वो लॉग आउट पे क्लिक करता है तो वो इज ऑथेंटिकेटेड फॉल्स करते हैं। अभी यहाँ पे आप देखेंगे लॉगिन का बटन है, यहाँ पे हमने लॉगिन कर लिया। वापस से इसको रिफ्रेश करते हैं, यहाँ पे आप देखिए डैशबोर्ड दिख रहा है, वापस हमने लॉग आउट किया, अभी लॉगिन पर आ चुका है, ठीक है। आई होप कि आपको ये सभी कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुके होंगे। यदि इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है अगर आपके मन में तो आप कमेंट सेक्शन में लिखिए, मैं उसको जरूर जवाब दूंगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।